डियर स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक सेल। क्या है वो? इलेक्ट्रिक सेल। ओके। और इलेक्ट्रिक सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेल को हम क्या कहते हैं? एक ऐसी डिवाइस है जो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। ओके स्टूडेंट, अब ये जो इलेक्ट्रिकल सेल है इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कुछ हम इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करते हैं और कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यानी कि एन इलेक्ट्रिक सेल कंटेन टू मेटेलिक रॉड्स immersed in a liquid contained in a vessel। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यह कंटेनर लिया, ये कंटेनर हुआ और हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है रख दिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट को रख दिया और ये रही इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट? ओके, सो यहाँ लिखा जाता है कि एन इलेक्ट्रिक सेल कंटेन टू मेटेलिक रॉड्स इमर्ज्ड इन ए लिक्विड कंटेंट इन ए वेसल। नाउ द लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो जो लिक्विड होता है हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो रॉड्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इसके बाद से अगला टर्म क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of a cell to the flow of current between its electrode। क्या लिखा है? The resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current between its electrode is called internal resistance of the cell। Okay students, look it here। देखिए, जब ये रॉड जो है जब एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करता है तो ये पॉजिटिव बनता है और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचता है तो फिर क्या होता है? ये निगेटिव हो जाता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस पाथ से हो करके जा रहा है, जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, वो पाथ कौन सा है? लिक्विड है। और ये लिक्विड जो है इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट को जा रहा है तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में करंट किधर जा रही होगी? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को जा रही होगी। सही है। नाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ओके, किस पे? डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सो पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा फैक्टर क्या है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड। मतलब इलेक्ट्रोलाइट से है, मीन से ये हुआ कि लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, फिर क्या होता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ये हुआ कुछ इस तरह से, जैसे इन दोनों प्लेटों के बीच के सेपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एल कहते हैं। अगर ये सेपरेशन और बढ़ा दिया जाएगा तो ये रेजिस्टेंस भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी कि पाथ और लंबा हो जाएगा। सही है। फिर इसमें ये लिखा है कि इट वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट।
कॉमन एरिया। तो आइए कॉमन एरिया समझते हैं। कॉमन एरिया का सेंस ये है कि सपोज़ करते हैं कि अगर हमने प्लेट ऐसे बनाई, ये रही प्लेट, ओके, और ये रही दूसरी प्लेट, ये हो गई पॉजिटिव प्लेट और ये प्लेट क्या हो गई, नेगेटिव। तो हमने इसका कितना पार्ट लिक्विड में डुबो दिया, तो जितना पार्ट हमने लिक्विड में डुबोया वही हमारी इफ़ेक्टिव एरिया होगी। कितना प्लेट बाहर है उससे मतलब नहीं होगा, जितना आपने डुबोया है इलेक्ट्रोलाइट में वही हमारी क्या है, एरिया होगी। सही है। तो क्या कहा गया हमने कि इट वेरीज इन्वर्सली एट द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। नाउ यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई कि ये एरिया की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। अगली पॉइंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगले पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि इट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये कह रहा है इट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी आर प्रोपोर्शनल है 1 टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही है। अब क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू होता है L/A। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ओके, ठीक है। क्या था, ये लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन था और एरिया की क्या था, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में था। सो नाउ R इज इक्वल टू C L/A। यहाँ जो C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ जो C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका हम जो C है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह रहे हैं, ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये जो सेल है उसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो एक बड़े लाइन से एक छोटे लाइन से, और साथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना देते हैं। तो ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करती है। एक ये सिंबल फेमस है। दूसरा हमने एक बॉक्स बनाया और एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव लिख दिया, ये भी बहुत फेमस है। या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में ही दिखा दिया। ये तीन सिंबल इसके क्या हैं, बहुत फेमस हैं और इसी तरह से ये सिंबलाइज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, EMF। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, EMF, और इसे शॉर्ट में कहते हैं EMF, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है। फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें होता क्या है देखते हैं। इफ़ W इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी इन टेकिंग अ चार्ज Q, मतलब मान लो ये बैटरी है, तो बैटरी ने एक चार्ज क्या निकाला, तो ये एक चार्ज इस पूरे सर्किट में घूमते हुए रेजिस्टेंस में से जाते हुए फिर क्या होता है, वापस फिर से उसी बैटरी में आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज के फ्लो से ही क्या होता है, सर्किट में करंट क्या होती है, फ्लो होती है। क्लियर है। सो उसे फ्लो करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कहाँ से मिलती है, सेल से मिलती है। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। इफ़ W इज़ द वर्क डन बाय द बैटरी, तो वर्क किसने किया, बैटरी ने किया। इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन घूम करके वापस आता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्किट में नेगेटिव से घूम करके फिर से पॉजिटिव टर्मिनल में आता है, तो करंट किधर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव में आती है। ऑलवेज क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन करता है, सपोज़ करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन किया, ठीक है, तो करंट क्या होती है, उसके ठीक अपोजिट होती है। सही है। नाउ देन द वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF ऑफ द बैटरी। सो E इज इक्वल टू W/Q। ओके स्टूडेंट, क्या हो गया, द नेम EMF, ये जो EMF जो नेम है जिसमें F का मतलब फोर्स होता है, उससे एक मिसलीडिंग होती है।
मतलब ये कि ये कोई फोर्स नहीं होता। दैट मीन्स EMF इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स एक एनर्जी है जो उस इलेक्ट्रॉन उस चार्ज को मिलती है जिससे वो पूरे सर्किट में घूमती है। क्लियर? क्या होती है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाने के लिए जो एनर्जी है। क्लियर? बट ये कोई फोर्स नहीं है। नाउ क्लियर है स्टूडेंट्स? याद रखेंगे आप हमेशा कि EMF कोई फोर्स नहीं होता, क्या होता है, हम उसे एक एनर्जी मानते हैं। क्लियर? नाउ ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, जब भी हम किसी बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो हमें उसे करंट देना होता है, बट हम उसे रिवर्स डायरेक्शन में करंट दे रहे होते हैं। और इन सच ए केस, ऐसी स्थिति में हम बैटरी का पॉजिटिव और सोर्स के पॉजिटिव को ऐड कर देते हैं और सोर्स का निगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड की जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे सोर्स के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और सोर्स के निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से जोड़ी जाती है ड्यूरिंग द चार्जिंग। ओके, नाउ अब हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, the potential difference across the terminal of a cell when a current is being drawn, when a current being drawn from the cell is called the terminal potential difference. Listen once again, the potential difference across the terminal of a cell, यानी कि सेल के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, कब ये बनता है, जब सेल क्या दे रही होती है, करंट दे रही होती है। यानी जब सेल से हम करंट ले रहे होते हैं उस समय सेल के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है हम उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो ऐसे में V इज इक्वल टू होता है W एक्सटर्नल बाई Q, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है और बाई Q। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हम एक रिलेशन बनाना चाहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस में। सही है, तो एक सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन की गई है कि एक सेल लगाया गया जिसकी EMF है E मान लेते हैं, हमने उसकी EMF क्या ले ली, E लिया। इसके करेस्पॉन्डिंग हमने एक वोल्टमीटर लगा दी पैरेलल में और यहाँ पे एक की है, स्विच है और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, करंट हो गई I और एक्सटर्नल है R। तो ऐसे में जो सेल की जो टोटल एनर्जी है 2 पार्ट में फिनिश होगी। पहला पार्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में और सेल के बाहर भी रेजिस्टेंस में। ठीक है, सो E इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। मीन्स स्मॉल v क्या है, यूज द फ्लो ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। क्लियर? और V क्या है, एक्सटर्नल के लिए हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इसके बाद से क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा, V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगी हुई है उस पर कितनी पोटेंशियल डेवलप हुई, I इंटू R। और स्मॉल v क्या है, इलेक्ट्रोड पे, यानी कि सेल के इलेक्ट्रोड पर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, I इंटू R। दैट मीन्स इंटरनल वर्क अपॉन Q। सही है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दिए, E इज इक्वल टू IR प्लस IR। सही है, यहाँ से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल E बाई R प्लस R। दैट मीन्स नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पे R प्लस R क्या हो जाएगी, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी और E क्या होगा, सर्किट की टोटल EMF होगी। नाउ इफ़ E इज इक्वल टू V प्लस IR, हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस IR। कैसे, ये जो IR है इसकी वैल्यू हम V रहने देते हैं और ये हमारी IR। ओके, टेक्निकली अब इसे क्या लिख सकते हैं, IR को लेफ्ट में, टेक्निकली क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, 5। नाउ अब होगा इफ़ I इक्वल टू 0, अगर I की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, दैट मीन्स E इज इक्वल टू V। इसका मतलब ये हुआ
कि जब सेल या बैटरी करंट नहीं देती है तो उस समय उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है उसके ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। दैट इज़ हम क्या कह रहे हैं, इफ़ नो करंट इज़ ड्रॉ फ्रॉम द सेल, अगर सेल से कोई करंट नहीं मिल रही होती है तो उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो उसके ईएमएफ के इक्वल होता है। क्या हो जाएगा, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, कब, जब सेल कोई करंट नहीं दे रही होती। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं और R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस वी अपॉन आई। R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस वी अपॉन आई। कैसे, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, V को लेफ़्ट ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, E माइनस वी। सही है, और I से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन आई। सो फाइनली E माइनस वी अपॉन क्या होगा, I की वैल्यू V अपॉन R। सो R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। E अपॉन V माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा, R। क्लियर है, ये कैसे होगा, हम यहाँ पे इसे देख भी सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि E अपॉन वी, ई माइनस वी अपॉन वी, और ये हो जाएगा R। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो ये क्या लिख सकते हैं, E अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी इंटू R। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E अपॉन वी रह जाएगा, V से V कट जाएगी तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन वी माइनस 1 इंटू R। सही है। नाउ इफ़ द सेल इज़ बीइंग चार्ज, अगर सेल को हम क्या कर दें, चार्ज कर दें, सो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, तो उसमें करंट क्या होती है, रिवर्स डायरेक्शन में आने लगती है, इसीलिए यहाँ माइनस से क्या हो जाता है, प्लस लगाते हैं। कैसे, देखो इसके पहले क्या था, इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ माइनस थी। सही है, लेकिन अब ये क्या यूज़ की जा रही है, पॉजिटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट है आईआर, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं इसे, बैक ईएमएफ। क्लियर, क्योंकि ये इट एक्ट अगेंस्ट द ईएमएफ, ये सेल के ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।